नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला विकास दुबे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसकी कोठियां ज़रूर नेस्तनाबूद कर दी गई हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस जितना ज़्यादा विकास दुबे के राज को बाहर लाने का प्रयास कर रही है, उसी के साथ साथ विकास दुबे को लेकर पुलिस के राज भी सामने आ रहे हैं। शहीद डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा ने इसी 14 मार्च को पत्र लिखा था अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कि पुलिस के भीतर से ही विकास दुबे को मदद कर रहे हैं, और ये उसी पत्र की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। और इसमें देवेंद्र मिश्रा बता रहे हैं कि किस तरह से थानाध्यक्ष हैं विनय कुमार तिवारी विकास दुबे की मदद कर रहे हैं, और जो मुकदमों की धाराएं हैं, अपराध की धाराएं, उसे हल्का करने में लगे हुए हैं। एक पंक्ति यह भी लिखी है कि इस अधिकारी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध है। इसके बाद भी 14 मार्च से लेकर जुलाई आ गया और कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस के भीतर से ही विकास दुबे को बचाने वाले ये लोग सिस्टम में बने रहे, बचे रहे। यही नहीं, आगे की ये खबर और भी है कि पुलिस ने जगह जगह विकास की तस्वीर लेकर लोगों को उतार दिए हैं, अपने कर्मियों को, और लोगों को पहचान दिला रहे हैं। नाके पर उनकी तस्वीरें लगा दी गई है, विकास दुबे की उसकी तस्वीर लगा दी गई है। और कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि यह व्यक्ति किस तरह से चारों तरफ अपना नेटवर्क स्थानीय स्तर पर बनाए हुए था। यही नहीं कि जिस तरह से आप देखें कि ये पुलिस है जो अपने विकास दुबे की तस्वीर लेकर लोगों को पूछ रही है, क्या तुमने विकास को देखा है? इस देश में आप किसी भी विकास को नहीं देख पाएंगे अगर ढूंढने चलेंगे। ये तो माफिया है। 8 पुलिस कर्मियों को मारने के बाद भी शुक्रवार की घटना है, और आप देखें कि अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी इस तरह से ठोस तरीके से नहीं मिली है, जबकि 40 थानों की पुलिस इसके पीछे लगाई गई है। यही नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका नेटवर्क कैसा था? जावेद अहमद हैं, यूपी पुलिस के पूर्व प्रमुख हैं जो हाल ही में रिटायर हुए हैं। उन्होंने स्क्रोल की वेबसाइट पर एक लेख लिखा है और बताया है कि किस तरह से एक संतुलन बना लिया था सत्ता के बीच में, अलग अलग जो इदारे होते हैं उसके बीच में। और ये जावेद अहमद ने एक ज़रूरी सवाल ये उठाया है कि जब दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या हुई तो गवाह मुकर गए और वो बरी हो गया, लेकिन उसके बाद का काम जिलाधिकारी का था, जो प्रोसिक्यूशन के जिला स्तर पर हेड होते हैं, जो कमेटी होती है। तो जिलाधिकारी ने उस वक्त के डीएम ने क्यों नहीं आगे अपील करने का फैसला लिया? अगर ये बात सही है तो ये कितनी भयानक बात है कि विकास दुबे को डीएम स्तर का अधिकारी बचा रहा था। जावेद अहमद लिखते हैं कि 2004 में विकास दुबे को उम्र कैद की सजा हुई, फिर उस पर हत्या और हत्या के प्रयास के 60 गंभीर मामले होने के बाद भी बेल कैसे दे दी गई, जमानत कैसे दे दी गई। और कई सरकारों ने यूपी को अपराध मुक्त करने का अभियान चलाया, लेकिन कोई विकास दुबे तक नहीं पहुंचा। मुझे पूरा भरोसा है कि जावेद अहमद के कार्यकाल में भी अभियान चला होगा, वो और बेहतर बता सकते हैं कि क्यों नहीं ये अभियान विकास दुबे की दहलीज तक पहुंचा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जावेद अहमद ने कही है कि नए जो एसएसपी आए हैं उन्होंने इस पर इनाम की राशि तय कर दी 25,000 रुपये। उसके पहले तक इसके ऊपर किसी प्रकार के इनाम की राशि तय नहीं की गई थी, और वहीं से सारा कुछ बदलता है और विकास दुबे के पीछे पुलिस लगाई जाती है। लेकिन अब 2017 का एक वीडियो सामने आया है जिसमें विकास दुबे बीजेपी के 2 विधायकों का नाम ले रहा है। एक भगवती सागर हैं, एक सांगा साहब हैं, अभिजीत सिंह सांगा। इन दोनों के नाम ले रहा है। इन दोनों का कहना है अपराधी है, उस पर क्या यकीन करना, कॉल डिटेल की जांच कर लें। पहले कमाल की रिपोर्ट देखिए, फिर बात करते हैं। 8 पुलिस वालों की शहादत के बाद अब तो विकास की कोठी भी ढहा दी गई और उस पर 2.5 लाख के इनाम का ऐलान भी हो गया। लेकिन पिछले 30 सालों से वो सत्ता और खाकी के संरक्षण में इतना बड़ा माफिया बन गया। एक इंटरोगेशन में वो कानपुर से बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा
और भगवती सागर को मददगार होने का दावा करता है। पुलिस का सवाल था कि उसके मुकदमे में जो गवाह एफिडेविट देकर मुकर रहे हैं उसमें किसने मदद की। जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुड्डन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2 3 4 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या डराया धमकाया? नहीं, डराया धमकाने में ये इन लोगों को समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुलजिम हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना था वो निकालना। कानपुर में बिठूर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी एमएलए अभिजीत सिंह सांगा विकास से सख्त नाराज हैं। उनका कहना है कि 2017 में एसटीएफ ने ये पूछताछ की थी। अगर इसमें जरा भी सच्चाई होती तो एसटीएफ उनसे खुद पूछती। ये एक सोची समझी उसकी जो एक नियत रहती है हमेशा सत्ता का संरक्षण प्रदर्शित करने की। मैं इस पूरे अपने वकील से मैंने राय ली है, मैं विधिक कार्रवाई इसके ऊपर करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं इसको मुकदमा दर्ज करा करके ऐसी एक मिसाल पेश करूंगा जिससे भविष्य में ऐसी जो ये साजिश रचता है साजिश न रच पाए। कानपुर के बिल्हौर से बीजेपी एमएलए भगवती प्रसाद सागर कहते हैं कि वो तो उनका दुश्मन है, उनके चुनाव में भी उनके खिलाफ बीएसपी उम्मीदवार के समर्थन में वोटर्स को आतंकित करता रहा है, वो उसकी मदद क्यों करेंगे। कोई सुंदर नहीं रहा, ये फर्जी है। अरे कोई बात, ये तो वैज्ञानिक युग है भाई। कॉल डिटेल निकलवा लीजिए, यूपी के किसी अधिकारी से पूछिए, यहाँ से प्रदेश जिले से लेकर प्रदेश तक का किसी अधिकारी से पूछिए कि पहले में उसके फेवर में मैंने कभी फ़ोन किया, उससे कभी मेरी मुलाकात हुई, उससे कभी फेवर में मैंने बात की, अपने आप आ जाएगा। अगर ये प्रूफ हो जाए कि मैंने उसके फेवर किया तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए मुझे। ये सच हो सकता है कि कोई अपराधी पुलिस पे दबाव बनाने के लिए सत्ताधारी बड़े बड़े लोगों का नाम इस्तेमाल करे, लेकिन ये भी सच है कि बिना पुलिस और सत्ता की मदद के विकास जैसा शख्स 60 अपराधों का मुल्जिम होने के बाद इस तरह खुला नहीं घूम सकता था। कानपुर में साहिब आलम अरुण अग्रवाल और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और कमाल हमारे साथ हैं। कमाल, एक तो जांच एसटीएफ की भी होनी चाहिए कि जब एसटीएफ के सामने विकास दुबे कह रहा है कि 2 विधायक बीजेपी के मदद करते हैं, उनसे फ़ोन पर बातचीत होती है, आना जाना होता है, तो एसटीएफ ने क्या जांच की। और दूसरी बात ये हम जानना चाहते हैं कि ये किस गिरफ्तारी का मामला है जिसमें विकास दुबे पूछताछ के दौरान इन 2 बीजेपी के 2 विधायकों और यही नहीं जिला पंचायत के अध्यक्ष और कई प्रधानों के बारे में भी बता रहा है। देखिए, ऐसा है कि उसके ऊपर 60 मुकदमे हैं जिसमें 20 हत्या के प्रयास के हैं, बहुत तरह के हैं। अब 2017 में कोई केस हुआ था जिसके बारे में एसटीएफ उससे पूछताछ कर रही है। उसके ज़्यादातर मुकदमों में ये कहते हैं कि जो गवाह होते हैं वो हॉस्टाइल हो जाते हैं। जो 2001 में उसके ऊपर आरोप है कि उसने एक थाने में घुस करके एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को गोली मार दी, उनकी हत्या कर दी, और उस वक्त थाने में 5 सब इंस्पेक्टर और 25 सिपाही मौजूद थे। 300 लोग मुकदमे में गवाह थे और 300 में से किसी ने भी अदालत में गवाही नहीं दी और विकास दुबे जो हैं वो बरी हो गए, उनके खिलाफ कोई गवाही नहीं मिली। तो कहते हैं कि जो उनके गैंग के लोग उनके साथी हैं वो और उसके गांव के लोग जो उसका साथ देते थे, उसके अलग अलग तरह के जो अपराध के आरोप हैं, उन्हें ये लगता था कि हम कुछ भी करें विकास भैया बचा लेंगे क्योंकि उनके खिलाफ गवाही कोई नहीं देता है। इसी तरह का कोई मामला होगा जिसमें जो पहले गवाह बनाए गए होंगे वो बाद में एफिडेविट लगा के वो कह रहे हैं कि उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है या उनका इससे कोई संबंध नहीं है, जो ये मामला है। दूसरी चीज़ जो सवाल ये है कि कुछ एमएलएस का नाम उन्होंने लिया,
तो ये सिर्फ बीजेपी के एमएलएस की बात नहीं है, वो बीएसपी में भी थे, वो सपा में भी उसकी मां ने बताया 5 साल रहे हैं, 15 साल बीएसपी में रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का भी नाम ले रहे हैं, कोई जनता दल के कोई बड़े नेता थे वो भी उसको सपोर्ट करते थे। उनका अपने इलाके में बहुत बड़ा क्लाउट है, उनके सजातीय लोगों का उनका बहुत दबदबा है, और दूसरे गांव में उन्होंने बहुत लोगों को हथियार दिलाए हुए हैं। सारे लोग जो हैं उसके सपोर्टर हैं। ये कहते हैं कि जिस भी पार्टी का नेता वहाँ चुनाव लड़ता था वो उनके यहाँ दरबार लगाता था, उनकी मदद मांगता था कि आप हमें वोट दिलाइए। तो ये अक्रॉस द पार्टी लाइन जितनी तरह के लोग हैं, नेता हैं, सभी उसके यहाँ जाते थे, और अलग अलग वक्त पे अलग अलग कारणों से बहुत तरह के नेता उसका सपोर्ट करते रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। कमाल, लेकिन कभी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। ये पुलिस के लिए भी चुनौती का विषय होना चाहिए था कि थाने में एक मिनिस्टर की हत्या हुई है और 30 पुलिस वाले मुकर जाते हैं। जो डीएसपी देवेंद्र मिश्र पत्र लिखते हैं उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है मार्च के महीने में। इसके बारे में पुलिस ने कुछ कहा है? नहीं, देखिए पुलिस अब उसका घर गिरा दिया गया, लखनऊ में भी उसका घर ढूंढ रहे हैं, कह रहे उसका घर अवैध बना है, लेकिन उसका घर आज तो बना नहीं है। अपराध तो वो पिछले 30 सालों से अगर ये कर रहा है तो 30 सालों से 60 मुकदमे उसके ऊपर कायम हुए हैं, मालूम नहीं कितने नहीं कायम हुए होंगे। लेकिन आज आईजी ने कानपुर के कहा है कि मुझे अब ये चिट्ठी सामने आई है कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, तो मैं एसएसपी दफ्तर से फाइल मंगाऊंगा, मैं पता करूंगा, मैं उसको वेरीफाई करूंगा, उसके बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कल हमारी बात हुई थी डीजीपी, जो पूर्व डीजीपी हैं AK जैन, उनका कहना था कि अगर पहले मुकदमे में जब 30 पुलिस वालों ने जो थाने में मौजूद थे जब हत्या हुई, और थाना इंचार्ज भाग गया जब हत्या हुई, 25 सिपाही जिस थाने में और 5 सब इंस्पेक्टर मौजूद थे, किसी ने गवाही नहीं दी तो उनको डिसमिस कर दिया जाना चाहिए था। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई होती या उनके ऊपर प्रेशर होता कि आपने हत्या होते देखा है तो आप गवाही देंगे, तो शायद उसको कन्विक्शन 2001 में ही हो गया होता। इतनी लंबी नौबत नहीं आती, इतने सारे अपराध उसके ऊपर जो कायम हुए। कमाल, एक जो जावेद अहमद ने स्क्रोल में लिखा है कि इस पर नए एसएसपी जो अभी आए हैं उन्होंने इनाम की राशि तय की 25,000, जो अब बढ़ा दी गई है, शायद आप बेहतर बता सकते हैं। ये क्या किस तरह का मामला है? इस मामले में भी क्या ये कोई गंभीर चूक है कि अभी तक पुलिस ने इसके ऊपर किसी प्रकार का इनाम नहीं रखा था? नहीं, देखिए इनाम तो अब 2.5 लाख बढ़ा दिया गया है। ये पुलिस के लेवल पे आप सोचिए कितनी बड़ी चूक है कि कानपुर के जो टॉप 10 अपराधी हैं उनमें भी इसका नाम नहीं है। जिस आदमी के ऊपर 60 क्रिमिनल केसेस हों, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को थाने में घुस के गोली मार देने का आरोप हो, जिसका इतना टेरर हो, उसके गांव में कुछ लोग ये कहते हैं, बता रहे थे कि गांव के लोग जब बस में बैठते हैं अगर वो कंडक्टर से कह देते हैं विकास भैया तो टिकट नहीं पड़ता है। आप सोचिए क्या टेरर है। कह रहे बीजेपी नहीं, हर दल का नेता जिसको चुनाव लड़ना है वो उनके यहाँ जाके हाजिरी लगाता है। क्या टेरर होगा। अगर पुलिस उसको टॉप 10 अपराधी में दर्ज नहीं करती है तो कई तरह के, देखिए एक तो सत्ता का जो भी पार्टी रहती है अपराधी उससे जुड़ जाता है, तो एक बार ये सत्ता का प्रेशर होता है, पैसे की भी लालच और प्रेशर होती है समाज में, ये भी सही बात है। तीसरा कुछ सजातीय समीकरण भी होते हैं, उनका अपने गांव में बहुत प्रभाव है। उस गांव का जो थाना है उसका भी नाम चौबेपुर है। उनके जो सजातीय लोग जो अलग अलग पार्टियों में या सरकार में अलग अलग ओहदों पे होते हैं, कई बार वो भी सपोर्ट करते हैं। आज हमने एक हिंदुस्तान टाइम्स की खबर पढ़ी है जिसमें वहाँ के एसोसिएट एडिटर हैं कानपुर में, हैदर नकवी, उन्होंने लिखा है कि पुलिस जो है कास्ट एंगल को भी एक्सप्लोर कर रही है कि क्या पुलिस फोर्स में उनके सजातीय लोग उनको बचाने का काम कर रहे थे। तो समाज में बहुत तरह की के इक्वेशंस हैं जिसके कारण ये सब होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमाल, ये जानकारी देने के लिए। हम फिर से याद दिला दें
कि किस तरह से बुलंदशहर के पास इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की भीड़ ने हत्या कर दी थी सरेआम, और उस भीड़ के वीडियो भी आए। लेकिन अब आप पता कर लें कि उस वक्त जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के परिवारजनों से मिल रहे थे, आश्वासन दे रहे थे, मुख्यमंत्री के लेवल पर आश्वासन दिए जाने के बाद भी वो केस कहाँ है, अपराधी कहाँ है। तो जो व्यक्ति इस तरह से पुलिस सिस्टम के भीतर रचा बसा हो, उसको लेकर क्या कार्रवाई होगी, और अब उस कार्रवाई का क्या मतलब है जब 8 पुलिसकर्मी और खासकर एक डिप्टी लेवल और कई थानाध्यक्षों को शहीद होना पड़ा है। और ये खबर हमारी बिरादरी से संबंधित है। तरुण सिसोदिया हैं जिन्होंने जो दैनिक भास्कर से संबंधित पत्रकार थे, दैनिक भास्कर में काफ़ी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे थे। आज तरुण सिसोदिया ने एम्स के ट्रॉमा सेंटर के 4थी मंजिल से कूदकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। तरुण को हाल ही में ब्रेन सर्जरी हुई थी और इसके बाद भी वो कोविड की रिपोर्टिंग कर रहे थे, और तरुण ब्रेन सर्जरी के बाद भी काम पर वापस आए, लेकिन कोरोना के इस दौर में नौकरी चली गई तो शायद हताश हो गए ज़िंदगी से, और कोविड-19 होने के बाद एम्स में उनका इलाज चल रहा था, जहां से उन्होंने हताशा की स्थिति में ऐसा कदम उठा लिया है। 2.5 साल का एक बेटा है और 2 महीने की एक छोटी सी बेटी है। और तरुण की पुरानी रिपोर्ट देख रहे हैं जिसमें 18 मई की इनकी रिपोर्ट है दैनिक भास्कर के दिल्ली फ्रंट पेज पे, जिसमें लिखा है, इसकी हेडिंग है कि कोरोना से डरना नहीं, इसके मरीज से भेदभाव भी नहीं करना, कोरोना के साथ जीने का मतलब है सभी काम करते हुए खुद और दूसरों को बचाना। शाबाश दिल्ली, प्लाज्मा देने के लिए आगे आने लगे लोग। एक युवक ने डोनेट कर मनाई शादी की सालगिरह। तरुण सिसोदिया के बारे में साथी पत्रकारों का कहना है कि काफ़ी बढ़िया हेल्थ रिपोर्टर थे, जो स्वास्थ्य के विषयों को वैसे भी पत्रकार कम चुनते हैं, वैसे भी ऐसे मसलों को बीट को कम बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन उस बीट को कवर करने वाले पत्रकारों की दुखद बात यह है कि छटनी में सबसे पहले इन्हीं बीट के पत्रकारों की नौकरी चली जाती है। प्रधानमंत्री और मंत्री के ट्वीट को रीट्वीट कर पॉलिटिकल एडिटर बनने वाले 20-20 साल तक बने रहते हैं, पर ये अंदर की व्यवस्था है। लेकिन हमारे बीच का एक पत्रकार जो है वो इस तरह से हताशा के दौर से गुजर रहा था। बहुत सारे पत्रकारों की इस दौरान नौकरियां गई हैं, सैलरियां इतनी कम हो गई हैं कि वो हताश हैं। तो हम इसे सिर्फ बोल ही सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो ये एक स्थिति है जिसके बारे में यही है कि प्रकाश जावड़ेकर को इस परिवार की आर्थिक मदद करनी चाहिए। सरकार के पास ज़्यादा संसाधन हैं और अखबार भी कोई छोटा मोटा अखबार नहीं, अखबार भी कर सकता था। अपने पूर्व कर्मचारी की दैनिक भास्कर से संबंधित रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ। दिल्ली विश्वविद्यालय के लाखों छात्र मॉक सिस्टम की मौकरी से बहुत ज़्यादा झेल गए हैं। हो ये रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा लेनी है और वो परीक्षा होनी है 10 जुलाई से, लेकिन 4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के बीच ये मॉक परीक्षा हो रही है। अब अलग अलग इलाकों में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र चले गए हैं। हर जगह नेट कनेक्टिविटी तो एक जैसी है नहीं, और डिजिटल इंडिया का आलम देख लीजिए कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ऐसा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का सिस्टम नहीं है कि वो परफेक्ट तरीके से काम करे। मॉक के दौरान ही वो क्रैश कर जा रहा था, बार बार स्लो हो जा रहा था। इकोनॉमिक्स के छात्र को हिंदी का पेपर आ जा रहा था। सौरभ शुक्ल ने कुछ छात्रों से बात की है, उनका यही कहना है कि भाई ये झेल सिस्टम बंद कीजिए, आप पास कीजिए। आप जो लास्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं, ये ऑनलाइन सिस्टम जब आपसे नहीं हो रहा है, सबके पास ऐसा बेहतर नेट कनेक्शन नहीं है, तो आखिर ये परीक्षा लेने का क्या मतलब है। हम इस वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं और इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के फाइनल ईयर के बच्चे हैं, उनके लिए एक कठिन स्थिति है। स्थिति ये है कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उन्हें तो प्रमोट कर दिया गया एक फॉर्मूला बनाकर, लेकिन फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उन्हें एग्ज़ाम में अपीयर होना है, वो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम। और ये एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं 10 जुलाई से। 10 जुलाई से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। उसके लिए तैयारियाँ क्या की गई उस पर बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि 4 तारीख से इन्होंने मॉक टेस्ट शुरू किए हैं इन बच्चों के, और इस मॉक टेस्ट में इस तरीके की खामियां सामने आ रहे हैं। साइट है वो क्रैश हो रही है। पॉलिटिकल साइंस के जो बच्चा है उसको इंग्लिश का प्रश्न पत्र मिल जा रहा है। बुद्धिस्ट स्टडीज़ के बच्चे को
अब पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न पत्र मिल जा रहा है, जो तमाम तकनीकी ग्लिचेज आ रही हैं उसको लेकर सवाल उठ रहा है। और ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि जब IIM और IIT फाइनल ईयर के बच्चों को फॉर्मूला बना करके आगे प्रमोट कर सकती है तो DU क्यों नहीं। हमारे साथ यहाँ के कुछ छात्र हैं। सबसे पहले आज शुरू करते हैं, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शरद नागर है। शरद, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहा हूँ फाइनल ईयर से, रामलाल कॉलेज DU। तो बेसिकली ऑन टॉप ऑफ हर चीज़ का टॉप पे प्रॉब्लम ये है कि अगर जैसे पहले सबसे बड़ी बात तो क्वेश्चन पेपर जो है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा, और इवन आफ्टर अगर आधे एक घंटे बाद वो डाउनलोड होता है तो सिलेबस और क्वेश्चन पेपर इन्होंने इंटरशफल कर दिए हैं कोर्स वाइज। तो इतनी ज़्यादा मॉकरी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया कि हमें लगता है कि स्टूडेंट्स का मजाक बन चुका है। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए उससे पहले जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, और कुछ बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ भी है तो उनको पेपर गलत आ रहे हैं और साइट क्रैश हो जा रही है बार बार। जो 3 घंटे का इन्होंने टाइम दिया है उसमें ही 3 बार साइट क्रैश हो जा रही है। तो किस तरीके से हम पेपर अपलोड करें, किस तरीके से हम पेपर दें, तो ये बहुत बड़ा असमंजस है कि पहले इन्होंने 3 तारीख रखी थी डेट, अब वो डिलेमा में डाल दिया। अब 10 तारीख का भी कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ कि 10 तारीख से एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है। तो आप ये देख लीजिए, अगर 26% में इनकी ये हालत ख़राब हो रही है तो आगे जाके जो सर्वर क्रैश हो रहा है तो ये आगे पूरी जो DU के 4 लाख बच्चों का टेस्ट होगा उसको कैसे करा पाएंगे। ये जब ये असाइनमेंट वगैरह सबमिट करने थे उसी में इनकी दिक्कत आ रही थी। जैसे कि इन्हें सबने को इन्हें पर्सनल पासवर्ड भेजा था इन लोगों ने, तो किसी के पासवर्ड ही नहीं आ रहे थे। लोग खुद फ़ोन कर करके बोल रहे थे फैकल्टी में कि हमारा पासवर्ड दो। जो लोग दिल्ली में थे वो लोग या फैकल्टी आ रहे थे कि हमारा पासवर्ड दो। उसके बाद ये इन्होंने बॉक्स टेस्ट शुरू किया, उसमें लॉ फैकल्टी का क्वेश्चन पेपर ही नहीं है। 3 घंटे का जो इन्होंने टाइम दे रखा है उसमें जिस बच्चे ने अंडर ग्रेजुएट के बच्चे ने पेपर दिया उसमें आधे से ज़्यादा घंटा तो उन्हें अपलोड करने में और उसको लोड करने में लगा क्वेश्चन पेपर को। उसके बाद उसको साइज़ को मिनिमाइज़ करके लोड करना चाहा तो बार बार वो साइट जो है क्रैश कर जा रहा है। तो आप सोच के देखो, जो 4 लाख बच्चा फाइनल ईयर का अपीयर होने जा रहा है उसमें से सिर्फ 25% बच्चे ने ये मॉक टेस्ट दिया तो ये साइट क्रैश होने जा रही है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो मैक्सिमम स्टूडेंट है वो यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, अलग अलग स्टेट से आता है, हरियाणा। वहाँ पे आप गाँव की हालत देखेंगे, वहाँ पे आज भी 2G चलता है, वहाँ नेटवर्क नहीं आते। तो 2G में कैसे पॉसिबल है कि कोई भी बच्चा ये ऑनलाइन एग्ज़ाम दे पाएगा। हमारी यूनिवर्सिटी से एक ही डिमांड है कि इस वेबसाइट वाले मजाक को बंद करें और बच्चों को डायरेक्टली फाइनल ईयर वाले बच्चों को भी प्रमोट करें विद 10% वेटेज उनके जो पुराने सेमेस्टर्स के। आप देखिए, जो बच्चा फाइनल ईयर में है तो लगभग वो 5 सेमेस्टर के एग्जाम में अपीयर हो चुका है। तो 5 सेमेस्टर के हिसाब से आप उसका क्लियर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चा की क्या परफॉर्मेंस है। राजस्थान ने सभी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट परीक्षाएं, पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। बहुत ज़रूरी है कि राज्यों के भीतर ज़्यादा से ज़्यादा एकरूपता हो परीक्षाओं को लेकर। एक परीक्षा होती है, एक नहीं होती है। अब पंजाब में डेंटल की ऑनलाइन परीक्षा, डेंटल की ऑफलाइन परीक्षा 7 जुलाई से होने वाली है। कोई BFUHS यूनिवर्सिटी है, वो छात्रों से और छात्राओं से लिखवा रहा है कि कोविड-19 हो जाएगा तो कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। इस लिखवाने का क्या मतलब? ये किसी प्रकार की दादागिरी है? जब सबको पता है कि कोविड-19 बाहर जाने से, घुलने मिलने से हो सकता है, तो फिर ये लिखवाने का क्या मतलब है? ये चल क्या रहा है? तो एक तरह से सरकारों को देखना चाहिए, चाहे वो बिहार की सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो, कि ऐसी परीक्षाओं को लेकर जरा ढंग से आप निर्णय ले लीजिए, ढंग से छात्रों को आप तरीके से आप बता दीजिए। यहाँ नीट और JEE की परीक्षा बढ़ा दी गई है, उसकी तारीख सितंबर तक, और डेंटल की परीक्षा 7 जुलाई से हो रही है। छात्र पैसा जमा करके वकील को दे रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं और नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। ब्रेक के बाद हम चलेंगे मेरठ, जहाँ पर कोई फर्जी सर्टिफिकेट दे रहा है कोविड-19 के। लीजिएगा नहीं। तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम में 1 हफ्ते के लिए सख्त लॉकडाउन किया गया है, क्योंकि यहाँ 30 ऐसे केस आए हैं जिनके सोर्स का पता नहीं है। वहीं असम में 220 से अधिक पुलिसकर्मियों और अफसरों को कोविड-19 हुआ है और करीब करीब 900 पुलिसकर्मी क्वारंटीन में हैं। पुलिस की कई बैरकों को क्वारंटीन सेंटर, कंटेनमेंट जोन में बदला गया है। उधर चंडीगढ़ में शिक्षा विभाग में कोविड पॉजिटिव के केस आने के बाद पास के ही पुलिस मुख्यालय को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है सैनिटाइज करने के लिए। कोविड के संक्रमित मरीजों की संख्या भारत में 7 लाख होने जा रही है। 27 जून से लगातार 18,000, 20,000
और 24,000 नए केस आते जा रहे हैं। दुनिया में भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। सबसे ज़्यादा संक्रमित होने के मामले में अब भारत का स्थान तीसरा है। रविश रंजन मेरठ में है, यहाँ कुछ और घपला हो रहा है। रविश ही बताएंगे कि नकली कोविड-19 के सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत क्या थी और ये कौन खरीदार हैं जो नकली सर्टिफिकेट लेकर घूमना चाहते हैं। रविश जी देखिए रवि जी, अगर मेरठ की हम बात करें तो मेरठ में 1150 से ज़्यादा जो है वो कोरोना के संक्रमित मरीज़ हैं और 70 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। तो मेरठ के कई सारे जो जगह हैं उनको जो है वो कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया है और कंटेनमेंट जोन से ना तो कोई वहाँ से निकलने को पाता है और ना ही कोई अंदर जा सकता है। तो जिन लोगों को कंटेनमेंट जोन से बाहर जाना है वो लोग ये फर्जी जो है वो कोरोना के नेगेटिव का रिपोर्ट बनवाते थे और फिर उस रिपोर्ट के आधार पर वो दूसरी जगहों पर ट्रेवल करते थे। इसी का फ़ायदा यहाँ पर उठाया गया और एक यहाँ पे हॉस्पिटल है न्यू मेरठ हॉस्पिटल, उसके संचालक ने जो है वो एक पूरा रैकेट तैयार किया और इस रैकेट के तहत कई सारे लोग इसमें थे और इन्होंने फर्जी जो है वो कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट बनाकर लोगों को 2500 रुपये में बेचना शुरू कर दिया। अब पुलिस ये पता लगा रही है क्योंकि अभी तक जो है वो संचालक 3 दिन हो गए हैं, पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया है, जिससे ये पता नहीं लग पा रहा है कि क्या कोरोना के प्राथमिक जिन लोगों के अंदर लक्षण थे उन्होंने भी इस फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर वो मेरठ से बाहर कहीं गए हैं या फिर मेरठ से बाहर कौन कौन लोग गए हैं इस फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर। तो अभी ये पता नहीं चल पाया है। पुलिस से आज हमने बात करने की कोशिश की तो पुलिस का ये कहना है कि शनिवार को ये मामला उनके प्रकाश में आया था क्योंकि एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें ये जो न्यू मेरठ हॉस्पिटल का संचालक है ये साफ तौर पर 2500 रुपये लेते हुए दिख रहा है और लोगों को ये बता रहा है कि अगर आपके पास इस तरीके का सर्टिफिकेट होता है तो आप 7 दिन तक कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं। तो ये कहकर वो इन लोगों को बेचता था जिन लोगों को ट्रेवल करने की इच्छा रहती थी मेरठ से बाहर। जी, तो अब देखना है कि इसको गिरफ्तार कब करते हैं पुलिस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविश ये जानकारी देने के लिए। ये वीडियो रिपोर्ट इटावा से है कि जहां राशन कार्ड में अपना नाम ना देखकर नाम काटे जाने को लेकर कई लोग नाराज हो गए और जिला कार्यालय पहुंच गए प्रदर्शन करने के लिए। राशन कार्ड ऑनलाइन कराया की साजिश है, 100 रुपए हिसाब से वसूली की जा रही है। 5 बच्चियाँ हैं, राशन नहीं मिल रहा? नहीं मिला चाहिए, महीने से नहीं मिला। क्यों, क्या कह दिया? कह रहे के नाम से कट गया आपका दूसरा बंदा। तो ऑनलाइन कराने के लिए पैसे हैं? पैसे कहाँ है भैया, हम खुद एक तो भूखे मर रहे बच्चे यहाँ सती गले की बहू आज काटती, हम कहाँ जाए? बेटियाँ घूरे पे रह रहे दाल की चौपड़ी। कब से आपको राशन नहीं मिल रहा? इसी महीने से हुआ। क्या बोल दिया? ये कह दिया कि देखो हम क्या नहीं है, जा हमने क्या बात है, पैसा नहीं, उनका पैसे नहीं है, कैसे जहाँ पैदल जैसा भी पहुँचा हमसे ये नहीं पूछा। हमारे कोठे में तो गल्ला पूरा है, अकेले आप केवल आधार लेकर चले। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं
भावनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, राजकोट इन इलाकों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। इन तस्वीरों को जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा उससे लगता है कि स्थिति कुछ ज़्यादा ही भयावह है। गुजरात में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और मछुआरों से समुद्र में नहीं जाने के लिए कहा गया है। जूनागढ़, पोरबंदर, राजकोट और भावनगर में बारिश के कारण स्थिति बहुत ही ख़राब है। गुजरात में भी अगर आप देखें तो बाढ़ के कारण ये स्थिति है और पहले भी बाढ़ यहाँ पर आती रही है। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। करतनिया घाट से रविश रंजन की ये स्टोरी देखिए। भारत और नेपाल की सीमा पर जंगल पर कब्जे को लेकर हाथी और इंसानों के बीच लड़ाई चल रही है। भारत नेपाल बॉर्डर पर दोनों तरफ बेंत के घने जंगलों का ये इलाका कतरनिया घाट सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले पैदल चलना होता है, फिर मगरमच्छ, घड़ियाल और डॉल्फिन से भरी इस गेरुआ नदी को नाव से पार करना पड़ता है। सदियों से जंगली हाथी इसी नदी के साथ साथ नेपाल की बर्दिया सेंचुरी से भारत की कतरनिया घाट सेंचुरी तक आते जाते हैं, जिसे अब जंगली हाथियों का खाटा कॉरिडोर कहते हैं। लेकिन बीते कई साल से नेपाल में जंगल की जमीन लगातार खेती के लिए इस्तेमाल होती रही है। ऐसे में हाथियों का संघर्ष इंसानों के साथ बढ़ गया है। हम जब भारत नेपाल बॉर्डर के जंगलों में पहुंचे तो यहाँ नेपाल की तरफ से हाथियों को रोकने के लिए हमें इस तरह की बिजली के करंट की फेंसिंग यानी तार बाड़ मिली। इसी फेंसिंग के करंट से भारत नेपाल बॉर्डर पर पिछले साल सितंबर में 15 साल के हाथी की मौत हो गई। बीते 5 साल में 6 हाथी अब तक इस तरह मारे जा चुके हैं। आज के दौर में हमने देखा कि विकास में कहीं उनके जो रास्ते थे, जो उनके गलियारे थे, वहाँ पे मानव आबादी हो गई, नहर बन गया, पुल बन गया, रेलवे लाइन या बस, तो इस तरह से उनके रास्तों में भी रुकावट आई है, जिसके वजह से उनका रुख इंसानी बस्तियों के तरफ हो रहा है। और कई बार इसमें जो है इंसानी जानों को हाथ धोना पड़ता है, उनकी फसलें नष्ट होती हैं, उनका नुकसान होता है और कई बार इसमें हाथियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है इस टकराव में। नेपाल बॉर्डर से हमने भारत के कतरनिया घाट सेंचुरी के भीतर बसे भरतापुर गांव की ओर रुख किया। यहां हमें खबर मिली कि हाथियों ने हाल में ही जंगल में रह रहे एक शख्स को मार दिया और मचान को धराशाही कर दिया। हमेशा जो जंगली हाथी हैं वो आते रहते हैं, पूरी तरीके से तहस नहस पूरे इलाके को कर दिया। किस तरीके से जंगली हाथियों ने हमला किया, ये देखिए। ये बहुत भारी एक सरकारी हैंडपम्प का हत्था है, पूरी तरीके से इसको मोड़ दिया है। और यहाँ रहने वाले जो बाबा जी थे उनको हाथियों ने पटक दिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हम 6 किलोमीटर का सफर तय करके भरतापुर गांव पहुंचे तो गांव वाले एक जंगली हाथी को भगाने की कोशिश कर रहे थे। इस गांव के 2 लोगों को हाथी अब तक मार चुका है। हाथियों का डर इतना हो गया है कि गांव वाले अब जंगल छोड़कर दूसरी जगह बसने को भी तैयार हो गए हैं। दादा, अभी तक हाथी कोई का मारिन वारिन भी है आपके गांव में? 2 आदमी तो मार देने हैं। 2 आदमी का? एक आदमी सर लेखराम थे, वो गल्ला लेने गए थे, गल्ला लेके बिछिया से आ रहे थे। वहीं से जब ये मुड़े आ रहे थे, वो पानी पी के हाथी घूम रहा था, बिल्कुल रास्ते में मुठभेड़ हुई, उठा के इनको डाकबिल में पटक दिया। भरतापुर गांव को अब दूसरी जगह बसाने की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इतना भर ही काफी नहीं है। सदियों से प्राकृतिक तौर पर हाथी, गैंडे और बाघ के लिए मशहूर इस सेंचुरी में बढ़ती इंसानी आबादी और घटते जंगल के चलते जानवर और इंसान का संघर्ष बढ़ गया है। इसके स्थायी समाधान के लिए सरकार को अब कुछ ठोस करना होगा।
बहराइच के कतरनिया घाट सेंचुरी से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। यह अपने आप में एक बहुत आश्चर्यजनक विषय है। जहां लोग मास्क लगाकर घरों में कंबल के अंदर पैक हो गए हैं, वहीं श्रावण के प्रथम सोमवार को बाबा के दर्शनार्थ लोग लाइन में लग चुके हैं। और बाबा नाम केवलम, बाबा ही एकमात्र सहारा हैं जो महामारी कोरोना से भारत सहित विश्व को मुक्ति दिला सकते हैं। ऐसा तो अभी तक कभी नहीं देखे थे। 10-15 साल से बेच रहे हैं। हर साल सावन में रोज बिक्री हो जाती थी और सावनी सोमवार को ज़्यादा होती थी, मगर इस पर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। 25 से 30 हज़ार व्यक्ति लगातार आते जाते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं। उसमें व्यापार भी चलता है, छोटा बड़ा हर व्यापार चलता है, हर कोई खुश रहता है। इस वर्ष ऐसा है कि कोई भी व्यापार नहीं चल रहा है, चाहे वो पूजा का मंदिर का सामान हो, चाहे गंगा जल ले जाने वाला बॉक्स हो, कोई भी चीज़ इस समय व्यापार नहीं चल रहा है, पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। पहले हम लोग की जो बिक्री इस टाइम होती थी, हम लोग शायद खाना भी नहीं खा पाते थे, काफ़ी रश होता था, कस्टमर बहुत बड़ी संख्या में आते थे। तो हर साल की अपेक्षा इस साल हम लोग की बिक्री 2% भी नहीं है, क्योंकि जो लॉकडाउन का एक है माहौल है, एक डर लोगों के मन में जो कोरोना का बना हुआ है, तो इस वजह से भगवान से भी लोग बच रहे हैं।